हेलो गाइस, व्हाट्स अप। कैसे आप सब। आई एम शुभम जैन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन। दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि हाउ टू बिकम सी इन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड ऑल अबाउट सी ए। सो एकदम करेक्ट है। इस वीडियो के अंदर हम तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जो डाउट आपको आते हैं जब आप सी ए कोर्स के अंदर जाते हैं, और जो भी नेगेटिव वाइब्स या वाइब जो आपको आपके माइंड के अंदर डाली जाती है कि बहुत टफ है, रिजल्ट कम आता है, कैसे हम कर पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों, इसीलिए आज हमारे सामने मौजूद है सी ए ऋषभ जैन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू से बिग थैंक टू सी ए ऋषभ जैन कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और यहाँ आए आप तक अपनी गाइडेंस पहुँचाने के लिए और आपको अच्छे से गाइड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंस हियर। वेलकम। मैं ट्राई करूँगा आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो सकें और आपका कोई डाउट ना रहे स्टडी से रिलेटेड की। लेकिन अगर कुछ डाउट रह जाते हैं हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस वीडियो में हमारा कुछ डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते हम बिल्कुल वीडियो लेकर आएंगे, उसमें क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके सर, स्टार्ट करते हैं जैसे कि सर ने बता दिया है। सो सर देखिए, कॉमर्स जब बच्चा ऑप्ट करता है 11th में, सो जैसे ही वो अपनी 12th कंप्लीट करता है तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो बच्चा बीकॉम भी कर सकता है, बीबीए कर सकता है, एंड जो है बीसीए कर सकता है, सीए कर सकता है, सीएस करता है, सीएमए कर सकता है, एसीसीए, बहुत सारे कोर्स है हमारी कॉमर्स फील्ड में। सो सीए में ऐसा क्या है, आपने सीए क्या सोच के चुना? गाइस अगर मैं बात करूँ ट्वेल्थ के बाद आप कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और बेसिकली अगर बात करें मेरे को अच्छा कोर्स करना है तो सीए इज़ द मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी फॉर एवरी स्टूडेंट। लाइक इट्स अ वेरी प्रीशियस कोर्स की जो वैल्यू मार्केट में है, जो आपको करने के बाद एक रिस्पेक्ट मिलती है औरों से। आपको भी पता होगा आज की डेट में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पूरे इंडिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये कहते हैं द सिग्नेचर ऑफ सीए इज़ मोर प्रीशियस देन इंडियन कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर। सो यू कैन इमेजिन कि कोर्स की वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली हर कोई सीए बनना चाहता है, डिग्री पाना चाहता है, जो कि इजी नहीं होती। सो लेट्स डिस्कस ऑन अदर क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके साथ एक डिग्री नहीं होती, आपके पास एक सिग्नेचर पावर भी आ जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू एकदम हटके है। बिल्कुल, आपको एक आपकी सोसाइटी में एक अच्छे रिस्पेक्टेबल मैन की तरह देखा जाता है। ओके सर, ओके। एंड सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको पता था कि सीए जो है बहुत ज़्यादा टफ होती है, इसका रिजल्ट 10 से 15, अब तो खैर ज़्यादा आने लगा है, लेकिन आपके टाइम तक तो और भी कम आता था। सो स्टिल फिर भी आपने ये सोच के क्यों इस कोर्स के अंदर गए आप? गाइस मैं अगर बात करूँ 12th के बाद होने के बाद, तो मैंने कैसे ज्वाइन करी सीए। मेरे जो स्कूल के दोस्त थे सारे के सारे वो सीए में गए, तो मैंने सोचा कि हाँ कोर्स भी अच्छा है, फैमिली वालों ने भी बोला कि हाँ बहुत अच्छा कोर्स है तो परस्यू करना चाहिए। उस टाइम इतना नहीं पता था कि हाँ भाई इतनी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। उस टाइम ये था कि सबसे पहले सीपीटी इसमें लेवल होता है, जिससे हम आज फाउंडेशन हो गया न्यू कोर्स में। तो ये था चलो पहले फाउंडेशन करते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता, क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता कि क्या होगा। हमें एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। और बिल्कुल। 12th के बाद अगर आप लाइफ में अच्छा सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सी इज़ लाइक अ वेरी गुड कोर्स। सो मैंने चूज़ किया, मैंने कहा देखते हैं। मतलब सर आपके चूज़ का आप बन गए, सी क्वालिफाई कर गए, आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि आपने एक कोर्स बिल्कुल, चुना। बहुत बहुत उस टाइम पे डिसीजन लेना लगता है कि हाँ अगर उस टाइम डिसीजन ये नहीं लिया होता तो शायद आज मैं और कुछ कर रहा होता। बट मैं इतना खुश नहीं होता जितना आज खुश हूँ कि हाँ बिल्कुल कोर्स की वैल्यू जो और उसे रिस्पेक्ट मिलती है इस चीज़ को लेके वो अलग है गाइस। मतलब बिल्कुल यू कैन नॉट इमेजिन। ओके सर। सर सीए के जो है 3 लेवल होते हैं, सीपीटी जो फाउंडेशन हो गया है, आईपीसी एंड फाइनल। सो सीपीटी में सब कहते हैं कि ये तो हो जाता है, तो सीपीटी के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? क्या उसके अंदर भी बच्चे को उतनी ही मेहनत करनी होती है जैसा कि लोग कहते हैं आराम से हो जाता है, नहीं पढ़ना पड़ता है उसके गाइस बाद? अगर मैं सीपीटी की बात करूँ तो सीपीटी हमारा इजीली हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जब मैंने क्लियर करता था तो उस टाइम हमारा ऑब्जेक्टिव होता था और बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स होते थे हमारे। 2 तो 12th वाले ही होते थे ऑलमोस्ट, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स आता था, हमारे इकोनॉमिक्स आती थी, अकाउंटिंग थी। 1-2 सब्जेक्ट न्यू ऐड हो जाते हैं लॉ से रिलेटेड। तो सीपीटी में आप जितनी 12th में मेहनत कर रहे होते हो अगर उतनी भी मेहनत करते हो तो ईजिली हो जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। तो हाँ सीपीटी हो जाता है। ओके। एंड सर अगर मैं बात करूँ आईपीसी, जिसके अंदर 8 सब्जेक्ट होते हैं, पहले 7 होते थे, और जिसके अंदर सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उसका रिजल्ट भी कम आता है क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्टिव पेपर आता है, और आईसीएआई जो है मुश्किल से आपको नंबर, आसानी से नंबर नहीं देता है। तो उसके बारे में बताइए कि आपने इतने सारे सब्जेक्टों की क्लास कैसे मैनेज करी और सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करी, और आप पर सब्जेक्ट जो है कितना टाइम अलॉट करते थे? गाइस देखो 2 ग्रुप्स होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कौन एक एक करके देना चाहता है और कौन एक बार में देना चाहता है, क्योंकि सबकी अपनी कैपेबिलिटी है कौन कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो मैंने जो पास किया था मैंने एक एक करके ग्रुप दिए और निकाले।
तो अगर मैं बात करूँ टाइम क्लासेस मैनेज, वो आपको टाइम टेबल अपना खुद बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको एक दिन में 3 क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है और आपको पूरा दिन क्लास में ही निकल जाएगा। आप सुबह 6 बजे घर से निकल रहे होते हो, रात को 10 बजे घुस रहे होते हो, ना कोई अर्निंग हो रही होती, क्योंकि उस टाइम आप अर्निंग की जगह स्कूल की मतलब कोचिंग की फीस दे रहे होते हो। तो उस टाइम कभी कभार लगता है कि यार कुछ हम अर्न कर सकते हैं इस टाइम में, और अगर हम बस क्लासेस ले रहे हैं बैठ के। सेल्फ स्टडी का टाइम भी इस टाइम कम मिलता है, बट हाँ आपको निकालना पड़ता है, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट माइंड में बस ये लेके चलो कि बस मुझे करना है और कुछ नहीं, सब होता चला जाएगा। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है आईपीसी में? आप कितना, जैसे जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी तो आपने पर डे में कितना टाइम अलॉट करा अपनी स्टडी को, सेल्फ स्टडी को? गाइस अगर मैं बात करूँ अपनी, तो जो मेन टाइम पीरियड होता है सीए में, जब आपके एग्जाम्स हैं उससे 3 महीने पहले आपको पूरे 3 महीने प्रॉपर अपनी स्टडीज़ को देने पड़ते हैं। फैमिली में कुछ फंक्शंस तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपना फ़ोन, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप सब चीज़ों से हटना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि अगर आप उसको एज एन अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो एक टाइम तक ठीक है, बट हाँ हमें भी पता है कि हम उसको नहीं कर पाते हैं, हम 5 मिनट की जगह 50 मिनट वेस्ट करते ही करते हैं कभी ना कभी, तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया को तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम के 3 महीने पहले से सब कुछ डिलीट कर दें। फैमिली में कोई फंक्शन है, आते रहेंगे, लाइफ है चलती रहेगी, 10 फंक्शन आएंगे, 20 फंक्शन आएंगे, बट हाँ जो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले फंक्शन सारे आप हम सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सिंपल सा एक मंत्र है। जी सर बिल्कुल। तो देखिए सर, जैसा कि सर ने कहा कि जो सीए है वो अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करते हैं तो सीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया जो कहा जाता है एग्जामिनेशन, जिसके अंदर आपको आसानी से नंबर नहीं मिलते। लेकिन अगर ये बात, अगर आप इसे क्लियर कर जाते हैं वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपका लेवल एकदम अलग होता है। आप वो तमाम खुशियाँ अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली सोसाइटी को दे सकते हो जो आपने उस पीरियड के अंदर नहीं दी। तो आप खुद सोचिए, अपने पेरेंट्स की खुशियाँ और एक रिस्पेक्ट के आगे ये मोबाइल और ये फंक्शन क्या चीज़ है? क्या मोबाइल बाद में नहीं आ सकता? आप और बेहतर ले सकते हो। क्या फंक्शन बाद में नहीं आ सकते? आ सकते हो। और अगर आप सीए बनने का तो अपने फंक्शंस पे जाओगे तो आपका एक समाज में अलग दर्जा होगा। तो ये चीज़ हमारे सर जो है बताना चाहते हैं। जी सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके आईपीसी में कितने मार्क्स आए थे? हर कोई बताना नहीं चाहता पर हम पूछना चाहेंगे। गाइस मैंने एक करके ग्रुप दिए थे। फर्स्ट ग्रुप में मेरे को 235 मार्क्स आए थे चारों सब्जेक्ट में, और जो सेकंड ग्रुप था उसमें मेरे 164 आए थे आउट ऑफ 300। सो गाइस बेसिकली आपका मेन स्टार्टिंग में रहता है सीए आने के बाद कि उसमें पास हो जाऊँ, क्योंकि उसमें पास होना ही इतना डिफिकल्ट है, लाइक कि बस मेरे को 50% मार्क्स आ जाए ओवरऑल और 14 मार्क्स पर सब्जेक्ट, क्योंकि 2 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है कि हमारे हर एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40% हों प्लस ओवरऑल हमारे 50% हों। तो वो दोनों चीज़ें आपको देख के चलनी, तो क्योंकि अगर आप ओवरऑल 50% भी नहीं ला पाए तो आप पास नहीं हो पाएंगे। तो गाइस मेहनत करनी पड़ती है। उस आईपीसीसी के टाइम अगर मैं आपको बात करूँ कितने टाइम आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो आपको 6 से 8 घंटे इफेक्टिव स्टडी, इफेक्टिव का मतलब होता है गाइस आप बैठ के पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आप 6 घंटे बैठे हो जिसमें से 3 घंटे आप बुक के सामने थे और 3 घंटे आपका माइंड और कहीं चल रहा था, उससे इफेक्टिवनेस स्टडी नहीं हम बोलते। इफेक्टिवनेस स्टडी हमारी वो होती है हम 6 घंटे बैठे तो 6 घंटे प्रॉपर हम पढ़े, तो कम से कम आपको 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे। और ड्यूरिंग द एग्जाम्स की बात करूँ मैं कि हमारे 3 दिन बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम को आपको 10-10 घंटे भी देने पड़ते हैं, क्योंकि कोर्स ज़्यादा होता है और हम 12th क्लास से निकले होते हैं और हमने इतना कोर्स करने की हैबिट नहीं होती, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ओके सर, जैसे कि आपने बात की कि आईपीसीसी आपका आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप जो है हो गए थे। सो जब आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हो गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कि खुशी कैसी थी, पेरेंट्स के चेहरे पे कैसी खुशी थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज़? गाइस मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मैंने आईपीसीसी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया फर्स्ट ग्रुप का, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लाइक मतलब उम्मीद इन द सेंस होता है कि डर होता है मन में कि आपका क्लियर होगा नहीं होगा, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे को ये था मेरे को अपना बेस्ट देकर आना है। मैंने नहीं सोचा कि मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, मुझे ये था कि मेरे को अपना बेस्ट देना है, जो रिजल्ट होगा होगा। तो बस आप ये सोच के चलो कि आपको अपना बेस्ट देना है, मैं सोचा पास हो गए फेल हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको मन में डर बैठा देता है और आप फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो डर की वजह से। तो इसीलिए आप बस ये सोचो कि मुझे कर कर आना है, कुछ नहीं, मुझे अपना बेस्ट 100% से ज़्यादा दे के आना है, कि ताकि मेरे को फेल होने के बाद लगे ना कि मैं नहीं मेरी कुछ कमी रह गई है, कुछ हो गया। आप 100% दो, सब अच्छा होगा। आपका उम्मीद का मतलब ये था कि लोग कहते हैं कि इतना मुश्किल कोर्स है, उसका रिजल्ट कितना कम आता है, और स्टिल मैंने इसे एक अटेम्प्ट में जो है पूरा करा, उस 10% की लिस्ट में मेरा नाम भी था। सो आपका मतलब ये होगा कि मुश्किल कोर्स होने के बावजूद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर बिल्कुल कल जब आप क्लियर करते हो और आप देखते हो मार्क्स खोल के कि अपना रिजल्ट खोल के कि पास जी, उस टाइम जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको लगता है कि मैं दुनिया में मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल हूँ, मुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं। जो एक खुशी होती है ना उसमें बार
आप लाइक सब फील करोगे ना, लाइक बहुत अमेजिंग। ओके सर, तो सर उसके बाद आपने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी। सो सर ये बताइए कि आर्टिकलशिप के साथ जब आप फाइनल की स्टडी करते हो तो स्टडी को आपने कैसे मैनेज करा, क्योंकि अक्सर आर्टिकलशिप में 8 to 9 आवर्स आपको देने पड़ते हैं और साथ ही साथ में आपकी फाइनल की कोचिंग भी चालू हो जाती है और फाइनल की कोचिंग भी आपकी अराउंड 2 to 3 आवर्स की रहती है। सो वो टाइम आपके लिए कैसा था? कहते हैं कि सीए इंडस्ट्री के अंदर, एक सीए फाइनल स्टूडेंट के अंदर वो टाइम जो है बहुत एकदम क्रूशियल होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है, तो वो उसके बारे में बताइए। गाइस, अगर मैं बात करूँ आर्टिकलशिप विद फाइनल स्टडीज इज लाइक अ मोस्ट टफेस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है और आपको साथ साथ ऑफिस का काम भी देखना है। ऑफिस में आपको 9-10 घंटे देने पड़ेंगे और पीक टाइम पे जैसे जुलाई हो गया, सितंबर हो गया, ऑडिट्स के टाइम हो गया, आपको 12-12, 13-13 घंटे ऑफिस में देने पड़ते हैं और हर ऑफिस में देने पड़ते हैं। आप चाहे छोटे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे बिग फोर्स में काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, इट डजंट मैटर, आपको टाइम हर जगह देना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ टाइम, गाइस ऐसा होता था विंटर्स के टाइम भी, समर्स के टाइम भी, घर से 6 बजे निकलते थे, सुबह 6 बजे निकलना होता था, मतलब 5 बजे उठना पड़ता था, 6 से 10, 10:30 तक क्लास अटेंड करते थे, 11 बजे ऑफिस पहुंचते थे और शाम को 6, 6:30 तक फिर ऑफिस में लगे रहते थे पूरे टाइम और फिर दोबारा क्लास लेने जाते थे और फिर 10:30 बजे घर पे घुस रहे होते थे। आंखें ऐसे ही हो जाती थी कि बस नींद चाहिए और ऐसा शेड्यूल आपका चलेगा, बहुत टाइम चलेगा, 8-10 महीने चलता है, क्योंकि क्लासेस भी आपको सारी कवर करनी होती है अपनी आर्टिकलशिप के टाइम, क्योंकि अगर आप क्लासेस लेट करोगे तो आपके पास लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचेगा। आपको सारी क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ती हैं और ऑफिस का काम देखना पड़ता है, प्लस कई बार होता है घर की भी कुछ टेंशन रहती है सबके साथ, कुछ ना कुछ, किसी का हेल्थ इशू रहता है, किसी का फाइनेंशियल इशू रहता है, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम चलती हैं जी, तो दिखते रहती हैं, लेकिन वही है, मैनेज करना पड़ता है गाइस, अपना आप से करना पड़ता है, कोई बाहर वाला आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको सारे प्लान्स अपना खुद बनाने पड़ते हैं। तो गाइस लेकिन बस हौसला नहीं हारना चाहिए, करते चले जाना चाहिए, आपको सब होता चला जाएगा। ओके, एंड सर ये बताइए कि जब आपने एग्ज़ाम दिया अपना फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आपका क्या रिजल्ट रहा था उस टाइम पे? गाइस जब मैंने अपना फाइनल का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया तो मेरा नहीं क्लियर हुआ था। उसका एक मेन रीज़न था कि मेरे घर में दीदी की शादी थी, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को आज भी लगता है कि मैंने 6 महीने वेस्ट करे, क्योंकि गाइस जब फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, जो उस टाइम हमारे अंदर एक जज्बा होता है एग्ज़ाम देने का, वो सेकंड अटैम्प्ट में नहीं आ पाता होता ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम सब कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो एक अलग ही होता है। तो कभी भी अपने फर्स्ट अटैम्प्ट को आप मजाक में मत लेना, आप फर्स्ट अटैम्प्ट को ऐसे लो कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, सेकंड का आपको सोचना ही नहीं, क्योंकि जितना अच्छा आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ सकते हो, आप सेकंड अटैम्प्ट में उतना अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, जो मुझे लगता है। बट मैंने गलती करी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि फंक्शंस होते हैं कुछ, तो उनका आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो करो, क्योंकि फंक्शंस गाइस कल को 1 साल बाद फिर आएंगे, 6 महीने बाद फिर आएंगे, शादियाँ आती रहेंगी घर में, बर्थडे आते रहेंगे, मैरिज फंक्शंस आते रहेंगे। बिल्कुल सर। बट आपकी जो स्टडीज़ है, जो आपका फ्यूचर है, वो शायद बार बार नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप एक बार अपने ट्रैक से भटक गए या आपका फ्यूचर दाव पे लग जाता है, पूरा फ्यूचर दाव पे लग जाता है, पूरी आने वाले 25 से 30 साल आपके दाव पे लग जाते हैं। क्योंकि सर एक वही चीज़ है, एक सीए वही चीज़ है जो आप कर रहे हो, आप कर क्यों रहे हो? अपनी फैमिली को रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अर्न करने के लिए। सो उससे प्लीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमारे सर जो है बताना चाहते हैं। तो सर वो तमाम गलतियां बताइए जो बच्चे सीए फाइनल के अंदर करते हैं और उस गलतियों की वजह से मोस्टली बच्चे फाइनल में आके अटक जाते हैं, उन गलतियां बताइए। गाइस मैं गलतियों की बात करूँ, सबसे बड़ी मिस्टेक, हम स्टडीज़ को टाइम नहीं देते। हम सोचते हैं हमने क्लास ले ली तो मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, बट ऐसा नहीं है। क्लास बस आपकी एक नीड को पूरा करता है कि हाँ मैंने कोर्स को जान लिया, कोर्स है क्या। सबसे मेन गलती जो मैंने रियलाइज़ करी और जो मैंने और अपने फ्रेंड्स को भी देखा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमने 3 महीने की क्लास अटेंड कर ली, बस मेरे को तो सब कुछ आता है। गाइस क्लास के जब हमारी क्लास चल रही होती है, हम उसको रिवीजन नहीं करते, सबसे बड़ी गलती ये होती है। सपोज अगर आप आज क्लास 4 घंटे की लेकर आए, तो घर पे आने के बाद उसको रिवाइज करने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वो आपको डेली प्रैक्टिस बनानी है कि जब भी आप कोई भी क्लास लेकर आते हो, आपको घर पे आने के बाद उन क्लास की डेली रिवीजन करनी है। अगर आप ये चीज़ को प्रैक्टिस फॉलो कर लेते हो, तब 3 महीने बाद क्लास ख़त्म होगी ना आपकी, तो आपका कोर्स बिल्कुल अच्छे से होगा, आपके हैंड में होगा, फिर आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा कंप्लीट करने में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस उसमें क्लास ले ली, अब अगले दिन जाते हैं, बुक्स खोली, क्लास में अगर बुक्स बंद हुई तो घर पे आके नहीं खुलती। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, गलतियाँ मैंने भी करी अपनी ड्यूरिंग द क्लासेस, और इसका यही मतलब था कि मेरा शायद क्लियर नहीं हुआ स्टार्टिंग में फाइनल्स में। तो यही एक मेन रीज़न था कि मैं स्टडी को टाइम नहीं देता था। हमें लगता है कि नहीं हम तो एग्ज़ाम के टाइम पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के टाइम तो पढ़ना ही है, हमें क्लास के टाइम भी डेली पढ़ना है, कि ताकि आपकी रिदम ना टूटे, कि जब आप अपने लिए फाइनल जो एग्ज़ाम के लिए स्टडी करें तो
आपकी एक रिदम ना टूटे, आपको लगे कि हाँ मैं कंटिन्यूएशन हूँ, मेरा स्टडी के साथ एक नाता जुड़ा हुआ है आर्टिकलशिप के साथ साथ। ठीक है सर, तो सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम स्टूडेंट्स को? जो गाइस मेरा यही है तुम सबसे कि देखो हर चीज़ डिफिकल्ट है, कोई भी कोर्स कर लो, बीकॉम में भी पढ़ना पड़ता है देखो गाइस, ठीक है, और आप कोई छोटा से छोटा कोर्स भी कर लो उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बस कहते हैं वैल्यू उसी की है जो हार्ड वर्क करेगा। एक कहते हैं गधा भी बहुत मेहनत करता है बट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सब उसको गधे की नज़र से ही देखते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि वो एक पूरे दिन लगा रहेगा, सामान ढोता रहेगा, बट एक वैल्यू नहीं है। तो वही है, आपको अगर अपनी वैल्यू करवानी है तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, पेन से गुजरना पड़ेगा। और मैसेज गाइस मेरा ये है, अगर आप कोई भी क्लासेस अटेंड करते हो, अगर क्लासेस भी अटेंड नहीं करते, आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, क्योंकि कुछ मैंने तो ऐसे बंदों को भी देखा है कि जिन्होंने क्लासेस ली ही नहीं सी है। बिल्कुल सर। सब कुछ अपना आप सेल्फ स्टडी से करा। तो सोचो गाइस, जब वो बच्चे कर सकते हैं इतने छोटे छोटे, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते गाइस, मैंने ऐसे बंदों को देखा जो इतने छोटे उससे बिलोंग करते हैं गांव से, वो तक सीए कर लेते हैं। तो गाइस हम तो एक सही, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, नेट है, कुछ भी जाके हम इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं सारा कंटेंट। तो मेन चीज़ है ये, आप अपना को सेल्फ स्टडी में टाइम दो। हम सोचते हैं हमने क्लास ले ली, बस अब हमने क्लास ले ली तो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें पढ़ाना। सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें कोर्स को बारे में सब बताना है। अल्टीमेटली अगर अब तक सब अपना आपको टाइम नहीं देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो आप गाइस बिलीव मानो आपका नहीं हो पाएगा कुछ। आपको सेल्फ स्टडीज़ करनी पड़ेगी। और फाइनल्स में गाइस मैं अगर बात करूँ, आपको कितना टाइम देना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ को, तो कम से कम 10 से 12 घंटे इफेक्टिवनेस, जिसे बोला इफेक्टिवनेस का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका था। तो वही इफेक्टिवनेस आपको 10 से 12 घंटे देने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली सारा सोशल मीडिया, नाइस फंक्शन, तो फाइनल्स तो लाइक समुंदर है गाइस। बिल्कुल सर। समुंदर में लोग तैरते भी हैं, डूबते भी हैं। जिसको तैरना आता है वो सक्सेसफुल के ला जाता है। तो अपने ऊपर है, आपको तैरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार डूबोगे हो सकता है, लेकिन अगली बार तैर जाओगे गाइस। ओके सर। तो मतलब सर आपका मतलब ये है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ट्राई अगेन, बिल्कुल, और एक विल पावर, जो चीज़ आपको मोटिवेट करे वो आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो सर ये तो एक छोटा सा कोर्स है, लाइफ के मायने तो आपके बहुत आगे तक है। लाइफ इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइज़ ये था ऑल अबाउट सीए। स्टिल अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर एंड मेल आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल जो है सब कुछ डाल दिया जाएगा। आप पर्सनली व्हाट्सअप भी मुझे कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होगी वो आप तक जो है पहुंचाई जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीए एंड हाउ टू क्लियर सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो तमाम गलतियाँ जो बच्चे करते हैं हमने डिस्कस करी हैं। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि ये मुश्किल है, ये 55% वाले बच्चे कर सकते हैं, 60% वाले बच्चे कर सकते हैं। कोर्स ये आपके ऊपर है। आप 90% वाली लिस्ट में आना भी आपके हाथ में है और 10% वाली लिस्ट में आना भी आपके हाथ में है। सो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और अगेन थैंक यू कहते हैं सर को। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू सो मच गाइज। ओके सर, बाय।